सभी को नमस्कार। ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के लिए छोटा सा वीडियो। यद्यपि मैं 2-3 महीने सेशन लिए, वहाँ आप लोगों के साथ बातचीत की, वहाँ बताया भी, लेकिन जो लास्ट टाइम होता है वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ आदमी अपने ऊपर ही सबसे अधिक विश्वास करने लग जाता है और एक अनजाना सा डर आपके दिल और दिमाग में हावी होने लग जाता है। आप कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कितना भी अच्छा रिवीजन क्यों नहीं कर लिया है, लेकिन जब आदमी बेरोजगारी के दौर में होता है तो वो डर हमेशा लगेगा। और उस डर को चाहे मैं कितना ही मोटिवेट क्यों ना कर दूं, फिर भी वो डर अपने दिल दिमाग में रहता है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि उस डर को आप उखाड़ फेंको, डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। ये सब चीजें बहुत अलग है। आप जिस परिस्थिति में होते हैं, जहां होते हैं, एक ही तरीका होता है कि शांत हो जाए और शांत होके जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करना चाहिए। दो चीजें हैं। जब इंसान एग्जाम से पहले जाता है तो उसके दिमाग में कंप्लीटली यही होना चाहिए कि मुझे अपना बेहतर देना है। एग्जाम में क्या होगा, पेपर हैंडलिंग कैसे करोगे, वहाँ की सिचुएशंस कैसे रहेगी। और उसके बाद नहीं होता है तो सिंपल सा तरीका है कि शायद अपना वक्त नहीं आया था, इसलिए अपन बेटर नहीं कर पाए, आगे अपन और बेटर करेंगे। ये दिल और दिमाग में दो चीजें रखनी है। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप के डर को खत्म करने के लिए भाग्यवाद का सहारा लेना मैं गलत नहीं समझता। लेकिन जब तक आप परीक्षा देने जा रहे हैं तब तक आपको केवल एक ही बात पे विश्वास रखना है, और वो है कि अपन जितना समेट सकते हैं, जितने अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, उतना कवर करने का प्रयास करना चाहिए। और ये वो टाइम होता है जहां आप औरों से आगे निकलने का प्रयास कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ग्रेड फर्स्ट में जो फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी, नंबर 2 पे आपके सेकंड पेपर में आईसीटी पेडागोजी आएगी। चूंकि आईसीटी पेडागोजी का इन्होंने कंप्लीट सिलेबस चेंज किया है तो वहाँ कुछ चीज़ें नहीं है। मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको लास्ट टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। आपने यद्यपि पढ़ लिया होगा, कोर्स में मैंने बच्चों को एक एक चीज़ समझाई है कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ नहीं पढ़नी, यहाँ से ऐसा प्रश्न आएगा। बट ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने बुक्स पढ़ी है और जिनको लग रहा है कि सर क्या चीज़ें अब लास्ट में, उन चीज़ों को कम से कम हम ना छोड़ें। साइकोलॉजी में आपके 4 या 5 प्रश्न आएंगे। यदि 15 प्रश्न आते हैं तो हो सकता है 6-7 आ जाएं, लेकिन वो तो पेपर 31 तारीख को पेपर देखने के बाद आइडिया लगेगा। 31 तारीख वाले पेपर के बाद मैं और भी चीजें बता सकता हूँ आगामी पेपर के लिए, लेकिन जब तक 31 का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान है। उसमें जो सिलेबस की हेडलाइन है उसको पकड़ के रहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रकृति, क्षेत्र और प्रभावी शिक्षण के लिए निहितार्थ। मतलब आपको प्रकृति का मतलब क्या पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक है, विकासशील है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विधायक या सकारात्मक विज्ञान क्यों है, और वैज्ञानिक शुद्ध विज्ञान क्यों नहीं है। वो 5-6 उदाहरणाएं पढ़नी है। शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव में अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थिति में क्या क्या आता है पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे शुरू हुआ, फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से, स्टैन हॉल के योगदान से, जॉन डीवी के योगदान से, विलियम वुंट, विलियम जेम्स के योगदान से, थॉर्नडाइक ये पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान से पहले का जो पार्ट है वो छोड़ दें इस टाइम में। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं जितनी भी हैं जो मैंने बताई हैं कि पूरी पीवाईक्यू में आई है, क्योंकि आपके पास मेरे अनुसार पीवाईक्यू वाली बुकलेट जरूर होगी और हर बच्चे के पास होनी भी चाहिए थी। अगर नहीं ले पाए कोई बात नहीं है अब, लेकिन वो बहुत बेहतरीन किताब थी, उससे एक आइडिया लगता है आपको। तो वो परिभाषाएं जो आई हैं वो कम से कम वो जरूर देख लें। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र और उपयोगिता एक ही होती है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान में अपन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। उसमें 3-4 बिंदु, जैसे ग्रुप डायनेमिक्स पे बहुत प्रश्न आए, अपवादात्मक बच्चों पे बहुत प्रश्न आए, शिक्षा मनोविज्ञान एज ए टीचर क्यों उपयोगी है, एज ए बच्चे के लिए क्यों उपयोगी है, प्रभावी शिक्षण में उसकी कैसे योगदान दे सकते हैं। तो प्रभावी शिक्षण का मतलब है कि आपको अप्लाइड प्रश्न पूछेगा, और एज ए टीचर, एज ए क्लासरूम आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्रयोग बच्चे के हित में कैसे कर सकते हो। और ये बिंदु रटने की जरूरत नहीं होती, इनको केवल समझने वाला बिंदु है। ये मैंने बहुत सारे प्रश्न भी ऐसे बनाए जिससे आपको एक आइडिया लगे। तो ये 3-4 बिंदु फोकस करें, बाकी विधियां वगैरह ये सब छोड़ दें। सेकंड टॉपिक किशोर अधिगमकर्ता का विकास। तो सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको केवल क्या करना है, किशोर अवस्था पढ़नी है। और किशोर अवस्था में भी क्या पढ़ना है, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के मुख्य बिंदु क्या है, जैसे गौण लक्षण और मूल यौन लक्षण, उन पे बहुत प्रश्न आए तो वो आपको याद रखना है। सिर का विकास वाला प्रश्न, मांसपेशियों वाला, सिर्फ वही बिंदु फोकस करें, शेष अवस्था बाल अवस्था छोड़ दें। ऐसे ही आप मानसिक विकास में जाते हैं तो जीन पियाजे पूरा पढ़ लें, बाकी छोड़ दें। जीन पियाजे पढ़ लिया तो आपका कंप्लीट कवर हो गया। और जीन पियाजे में भी मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक ढंग से कवर कर लिया, तो वहीं से प्रश्न आ जाएगा, बाकी चीजें छोड़ दें। ऐसे ही जैसे सामाजिक विकास में जाते हैं तो इरिक्शन और ब्रॉन फेनर बेनर पढ़ लें। और ब्रॉन फेन बेनर भी नहीं पढ़े तो इरिक्शन का जो 5वीं अवस्था है उसको थोड़ा सा समझ लें, पहचान भूमिका संकट, वहां से पर लगभग प्रश्न आता है, बाकी चीजें नहीं आती।
ऐसे ही संवेगात्मक विकास पढ़ रहे हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट पे आप विलियम मैकडूगल का थोड़ा सा पढ़ के जाएं, और विलियम मैकडूगल के साथ किशोर अवस्था में इमोशंस की क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं, वो प्रश्न पूछता है। ऐसे ही किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास की, तो डायरेक्ट आप किशोर अवस्था पे फोकस कीजिए। तो वहां आपको वो पढ़ना है, ब्रिजेज वाला थोड़ा सा देख सकते हैं, संवेगों की प्रकृति में प्रश्न पहले पूछे गए हैं, इस बार शायद इतने प्रश्न नहीं बनेंगे, तो डायरेक्ट किशोर अवस्था पे फोकस कीजिए, बाकी छोड़ दें। ऐसे जब नेति विकास पढ़ रहे हैं तो आप पियाजे और कोहलरबर्ग ढंग से पढ़ के जाएं। कोहलरबर्ग के उदाहरणों को समझिए कि पांचों जो छह अवस्थाएं बताई, उन छह अवस्थाओं में किसका तात्पर्य क्या है। ऐसे पियाजे की स्वायत्त और प्रायत नैतिक अवस्था क्या है, बाकी चीजें छोड़ दें। और जैसे आप लास्ट में जाते हैं तो आपके भाषा विकास जोड़ा गया है, तो भाषा विकास कर पहली बार जोड़ा गया है, लेकिन चूंकि किशोर अवस्था के विकास पे भी साइकोलॉजी में कितने प्रश्न बनेंगे, एक या दो प्रश्न पूछ सकता है। तो भाषा विकास पे यदि पूछता है तो वो ये वाइगोत्स्की वाला सिद्धांत पे पूछ लिया, या नॉम चॉम्स्की ये पूछ लिया, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछ लिए, या किशोर अवस्था में भाषा का स्वरूप क्या होता है, वो हल्का सा देख सकते हैं 3 या 4 मिनट का, बाकी छोड़ते हैं। ऐसे जब अधिगम में आते हैं, अधिगम बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अधिगम में सर क्या पढ़ें, तो अधिगम में लास्ट टाइम के हिसाब से आप कम से कम ये कर लो कि व्यवहारवाद में जिन आपका पावलोव स्किनर के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ जाएं, ठीक है। हल भी पिछली बार आया तो हल को भी देख सकते हैं, बुथरी वगैरह आप छोड़ सकते हैं, नाम नाम देखो तो इसके अलावा, ठीक है। तो ये दो सिद्धांत ढंग से पढ़िए, इनके कॉन्सेप्ट समझिए। फिर संज्ञानवाद में जाते हैं तो अल्बर्ट बांडूरा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, टॉलमैन और कुर्ट लेविन, चारों हल्के से तो पढ़ने ही पड़ेंगे। मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो तो देखने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि किसी एक पे प्रश्न आएगा। लेकिन आपको लगता है सर इतना भी नहीं पढ़ सकते, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो निर्मितवादी उपागम है उसमें एज ए टीचर का रोल, उसके तत्व है, ठीक है, और 5E 7E की अवधारणा, इनको ढंग से पढ़ के जाइए, क्योंकि इन पे बहुत प्रश्न आने की संभावना है, और ये 3 ही सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वगैरह ये सब छोड़ दें, ठीक है ना, बाकी चीजें नहीं देखें, तो इन सिद्धांतों पे थोड़ा सा फोकस करें। उसके बाद जैसे अपन चौथे टॉपिक में आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, तो मेंटल हेल्थ पे लगभग ग्रेड फर्स्ट में पहले डेफिनेशन ज्यादा आती थी, तो डेफिनेशन में किसकी पूछी गई है वो कम से कम देख लो, लडेल, करो एंड करो, ठीक है, हेडफील्ड, आपका जेम्स ड्रेवर, कुप्पुस्वामी, तो ये ढंग से देख लीजिए, और कार्ल मेनिंगर। बाकी मानसिक स्वास्थ्य की प्रकृति के ऊपर प्रश्न पूछ रहा है, या उद्देश्य के ऊपर प्रश्न पूछ रहा है, या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, या बालक के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करने वाले कारक। अब पिछली बार एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है विरुचि चिकित्सा ग्रेड फर्स्ट में, तो वो दिमाग में रखना है कि आप्लावन, फ्लडिंग, ठीक है, विरुचि चिकित्सा, क्रमबद्ध विसंवेदीकरण, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको देखने चाहिए। बाकी मानसिक स्वास्थ्य में इस समय के हिसाब से आप इतना पढ़ें। ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस और एसीएल पहली बार जोड़ा गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप क्या करें, कवर करें, इमोशनल इंटेलिजेंस में स्पेशली किसको पढ़ें, गुण प्रतिमान, योग्यता प्रतिमान और मिश्रित प्रतिमान, ये दो देख के जाएं, मापन देखें। और फिर संवेगात्मक सामाजिक अधिगम में जेम्स कोमर, केसेल, सहजता का योगदान और 5 तत्व जो एसीएल के होते हैं उनको पढ़ के जाएं। बाकी आप कवर नहीं किया है, खैर कोर्स में मैंने बताया, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप इन चीजों को फोकस करें। उसके बाद जैसे आईसीटी पेडागोजी में जाते हैं, तो आईसीटी पेडागोजी का एक बड़ा सिलेबस परिवर्तित किया, थोड़ा सा पीवाईक्यू जो मैंने बुकलेट निकाली थी उसमें मैंने बहुत एनालिसिस किया, चीज़ों को एक्सप्लेनेशन ऐसे डाली कि लगभग चीज़ें कवर हो जाएं, क्योंकि नया सिलेबस चेंज किया गया। अब जैसे इसमें पहला टॉपिक इन्होंने डाल दिया आईसीटी डिजिटल अधिगम की अवधारणा, तो डिजिटल अधिगम क्या है, वही आईसीटी है। आईसीटी के लाभ क्या है, आईसीटी की उपयोगिताएं क्या है, आईसीटी का आयाम क्या है, आईसीटी का परंपरागत आधुनिक माध्यम क्या है, आज डिजिटल अधिगम का मतलब क्या होता है। डिजिटल अधिगम में आज सब कुछ आ गया, ऑनलाइन जो लर्निंग कर रहे हैं अपन, और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ई लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग डाल दिया। अब ई लर्निंग में सिक्रोनिस क्या है, एसिक्रोनिस क्या है, समकालिक क्या है, मिश्रित अधिगम क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, तो ये इन पे ज्यादा प्रश्न पूछता है। बाकी उपयोगिता और कमियां, वो तो जो आईसीटी की उपयोगिता कमियां वही वर्चुअल लर्निंग की, वही ई लर्निंग की है। आभासी कक्षा का उदाहरण क्या हो सकता है, गूगल मीट है, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट रूम है, ये जो क्या है इसके प्रकार, और ये दोनों में डिफरेंट क्या है ये समझिए। थोड़ा सा एलएमएस की उदाहरणा पे बहुत प्रश्न पूछे गए नेट में, क्योंकि राजस्थान में आरपीएस में पहली बार पूछा गया, तो एलएमएस की उदाहरणा पे ये मैंने किताब में बहुत डिटेल से डाला, इसको आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट में आपके 20 नंबर का एक बड़ा पार्ट है, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ई लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग और आईसीटी, ये तीनों आपने समझ लिए, तीनों का डिफरेंस समझ लिया, तो ये लगभग चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। उपयोगिता, लाभ और विशेषताएं तीनों की लगभग सेम है, तो थोड़ी सी समझ बनानी है। ऐसे जैसे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सेम पहले वाला टॉपिक है, लेकिन उसमें पहली बार ये जोड़ दिया कि कम्युनिकेशन की रणनीतियां, तो रणनीतियां क्या होती हैं, संप्रेषण की मौखिक रणनीतियां क्या होती हैं, शाब्दिक अशाब्दिक क्या होती हैं, तो वो लास्ट में मैंने नया बिंदु डाला, ये पहली बार ऐड किया है, तो जो नई चीज ऐड की है उस पर फोकस कीजिए। बाकी कम्युनिकेशन के प्रकार, कम्युनिकेशन की प्रकृति, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया, कम्युनिकेशन में बाधाएं, ये तो नॉर्मल बिंदु आते रहे, लेकिन पिछले ग्रेड फर्स्ट में पहली बार कम्युनिकेशन के सिद्धांत पूछे गए, ऐसे एमसीआर मॉडल पूछा गया, बेडलो प्रतिमान पूछा गया,
तो ये आपको देखना है कि जो मैंने 11 प्रतिमान डाले हैं, लेकिन उसमें जो 4 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है, 7 नंबर का, ये जो 4-5 प्रतिमान है बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इन पे ज्यादा फोकस कीजिए कि इनकी मेन चीजें क्या है। तो ये थोड़ा सा आपको लेटेस्ट पैटर्न क्या है, बदलता हुआ पैटर्न क्या है समझना पड़ेगा और इससे फोकस करना पड़ेगा। ऐसे टीचिंग लर्निंग एड वाला टॉपिक है, वहां पिछली बार एडगर डेल के अनुभव शंकु पे बहुत प्रश्न पूछे गए, तो एडगर डेल पे ज्यादा फोकस कीजिए। लेकिन साथ में प्रेक्षेपित सामग्री, द्विआयामी प्रेक्षेपित सामग्री, अप्रेक्षेपित सामग्री, त्रिआयामी प्रेक्षेपित सामग्री, ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए, तो वो भी आपको नया वर्गीकरण मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है, टीचिंग लर्निंग एड में से भी लेटेस्ट पैटर्न क्या है। तो ये प्रेक्षेपित सामग्री वाला जो बिंदु है, जिसमें द्विआयामी और अप्रेक्षेपित सामग्री वाला वर्गीकरण जो मैंने इस बार नया डाला है, उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए। और ये बहुत इजी टॉपिक है, बड़े आराम से 15-20 मिनट में आप कवर कर सकते हैं, ये पहले पढ़ा है। अब मैं लास्ट टाइम में आपको बोलूं कि कवर कर सकते हो, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए था। आपको इसको पीवाईक्यू देखते तो ये समझ में आता है कि इसमें क्या चीजें पढ़नी है। खैर करेज कोर्स में मैं चीजें बता भी रहा हूँ, लेकिन थोड़े से आपको मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। क्रेश कोर्स में मैंने बताई भी है कर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। थोड़ी सी खुद अपने लेवल पे भी करोगे आप, पीवाईक्यू बेस भी थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आएगा। बाकी तो खैर फर्स्ट पेपर होने के बाद अपने को और आइडिया लगेगा क्या चीजें पढ़नी है, क्या कवर करनी है। इसके अलावा आपके लास्ट टॉपिक है शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है कि आज टेक्नोलॉजी के जितने भी टूल्स हैं उनको अपन एजुकेशन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां पे एक ट्रेप मॉडल है, इसके जो मॉडल है उन पे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मॉडल्स जो हैं, अब जैसे आप कह दोगे कि सर ये अपन पढ़ें कि नहीं पढ़ें, आईसीटी कंप्यूटर वाला पार्ट देखेंगे नहीं देखें, ये दो अलग चीजें हैं। लेकिन इसमें सीएल और सीआई इस बार सिलेबस में नहीं डाला, लेकिन सीएल और सीआई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आईसीटी का पार्ट है। तो सीएल और सीआई तो आपको पढ़ के जाना है। कंप्यूटर पे भी पिछली बार एक दो प्रश्न आए, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम जो प्रौद्योगिकी एकीकरण पहली बार जोड़ा गया है, उसमें जो टीपीएससी के मॉडल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे टीआईपी मॉडल है, एसोट मॉडल है, ठीक है, टीआई मॉडल है, लेकिन आप टीपीसी के जो मॉडल है उसको थोड़ा फोकस कीजिए। और प्रौद्योगिकी एकीकरण का मतलब क्या होता है, सूक्ष्मीकरण का मतलब क्या होता है, अभिसरण का मतलब क्या होता है, ये तीन चार, अभिसरण क्या होता है, सूक्ष्मीकरण क्या होता है, ये दो तीन चीजें, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ठीक है ना, एआर क्या होता है, वीआर क्या होता है, जितनी भी एआई के जितने कॉन्सेप्ट आज आ रहे हैं उनमें क्या क्या चीजें शामिल है, वो थोड़ा सा देखोगे तो शिक्षण अधिगम प्रौद्योगिकी पूरी हो जाएगी। सीएल सीआई आपको कंप्लीट जो है वो पढ़ना चाहिए। यद्यपि पिछली बार सिलेबस में था, इस बार नहीं डाला है नाम, लेकिन चूंकि आईसीटी का पार्ट है इसलिए आपको हल्का सा देखना है। सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम पिछली बार थे, इस बार नहीं है। प्रणाली उपागम तो चलो छोड़ दो आप पूरा, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम टीचिंग लर्निंग एड वाले टॉपिक के पार्ट आते हैं, इसलिए हल्का सा पता होना चाहिए कि शिक्षण सहायक सामग्री में हार्डवेयर चीजें क्या है और सॉफ्टवेयर चीजें क्या है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सही तौर पे इन इन चीजों पे यदि आप फोकस करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि मुझे इस समय इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। तो ये मेरा एक व्यू था। खैर मेहनत आप लोगों को करनी है, बढ़ना आपको है। कोशिश ये करें कि इसमें जो पीवाईक्यू है वो मैंने डाले हैं वो जरूर देख लें। और जो रैंक प्रो वाले टेस्ट सीरीज में 3-4 जो मैंने लास्ट में टेस्ट डाले हैं इसके आईसीटी पेडागोजी वाले, उनको निकालना, क्योंकि उसमें मैंने लगभग नेट के जितने भी इन पे प्रश्न आए हैं वो सब डाल दिए हैं। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि ये इस प्रकार का प्रश्न आता है। और नहीं भी देख पाओ तो छोड़ दीजिए, जो चीजें मैंने फोकस की हैं किताब आपके पास है, उसमें से उन उन चीजों को अंडरलाइन करके एक बार सही तौर पर देखना। बाकी जैसे फर्स्ट पेपर होता है उसके बाद अपन एक दोबारा से एनालिसिस करेंगे कि क्या नई चीजें आई हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बदलाव लाना चाहिए। और सबसे अंतिम बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, देखो मेहनत सभी करता है और ऐसा कोई नहीं है जो मेहनत नहीं करता है। हम आईपीएल में देख रहे हैं सब टीमों ने मेहनत की, कुछ टीमें सेलेक्ट हो गई, कुछ नहीं हुई, कुछ बाहर हो गई, कुछ शुरुआत में अच्छा खेले, लास्ट में अच्छा नहीं खेल पाए। तो खिलाड़ी वही है जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक बैलेंस बना के रखेगा कि मुझे साइकोलॉजी, आईसीटी, पेडागोजी में ये, करंट में ये, सब्जेक्ट में ये, और मेरे जो मेन कोर टॉपिक हैं उनको मुझे लास्ट टाइम में कैसे रिवाइज करना है। और स्पेशली 3-4 दिन आप ये प्रयास करें कि पेपर हैंडलिंग कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होगा, ये चीजें मैं बता रहा हूं, इनसे भी बड़ा रोल जो होगा वो ये होगा कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यदि पेपर हैंडलिंग करना आपको आ गया ना, तो आप लगभग ये मान के चलिए कि लीड ले जाओगे। और पेपर हैंडलिंग नहीं करना आया तो आप सब कुछ पढ़ के भी लास्ट में हार जाओगे। तो मतलब चीजें वही हैं कि आप शुरुआत कैसे करते हैं, लेकिन एंड तक ले जाके कैसे समेटते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये जो टाइम चल रहा है वो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप इसको बड़े शांत मन से इन बातों को सुनेंगे भी, अप्लाई भी करेंगे। और देखो चीजें, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, अपने हाथ में केवल होती है कि अपन एक सटीक दिशा में एक सच्ची मेहनत करें। और बाकी परिणाम
देखा जाएगा जो होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, ये मेन मेन चीजें बताई। आप लोग कह रहे हैं सर मैराथन लो, यदि मैराथन पे विश्वास नहीं है फिर भी यदि टाइम रहा तो एक दो दिन में आईसीटी पेडागोजी एक बार मैराथन के माध्यम से करवा दूंगा, बट मैं ये नहीं कह सकता है करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय बच्चा जितना अधिक रीडिंग करेगा वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। जितना आप किताब को पढ़ेंगे उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सब चीजें मैंने लगभग करवा दी हैं। फिर भी आप ये कोशिश करें कि इस समय सोशल मीडिया से बचिए। यूट्यूब पे मैराथन के बजाय बेहतर होगा कि आप इस समय मेन मेन चीज़ों पे फोकस करें। रीडिंग जितनी करेंगे, जितने शांत रहेंगे, उतना बेटर रिजल्ट आने की संभावनाएं रहेगी। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक एग्जाम से 2 दिन पहले अपन पेपर हैंडलिंग को लेकर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको करना चाहिए, 7 5 या 10 मिनट लास्ट, तो उस पर अपन एक चर्चा कर लेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से प्रयास करते रहें। धन्यवाद।